बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HRS व्लॉग्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जो कि सेंट्रल डोग्मा का एक फर्स्ट स्टेज है। इसमें होता क्या है कि DNA की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैसेंजर RNA बनता है। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है स्टेज जो है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इसमें जो होता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम वो जाकर बाइंड करता है प्रोमोटर पर। अब RNA पॉलीमरेज क्या होता है? RNA पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। एक अल्फा सब यूनिट होता है, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं और एक सिग्मा सब यूनिट होता है। ये बहुत छोटा सब यूनिट होता है, लेकिन ये RNA पॉलीमरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसको लीड करता है प्रोमोटर साइट पे कि प्रोमोटर साइट कहाँ है और वहाँ पर जाकर किस तरह से बाइंड होना है। ठीक है, इसके अलावा अब आ रही है प्रोमोटर की। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर एक रीजन है DNA के ऊपर। अगर DNA में से पूरा DNA तो नहीं ना कॉपी होता, उसका छोटा सा पार्ट कॉपी होता है। तो कौन सा पार्ट कॉपी होगा, कितना कॉपी होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, इस बारे में भी तो मालूम होना चाहिए। तो वो किस तरह पता चलेगा RNA पॉलीमरेज को कि कहाँ जाकर जुड़ना है और वहाँ से सेंसिस स्टार्ट कर देनी है? तो वो पता चलेगा इसको प्रोमोटर से। प्रोमोटर होता है एक सीक्वेंस ऑफ DNA। प्रॉपर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। एक सीक्वेंस होता है TAT. इसे टाटाट बॉक्स भी कहा जाता है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जब आता है, RNA पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस है प्रोमोटर का और यहाँ जाकर बाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और सीक्वेंस होता है TTGACA। अब ये दोनों सीक्वेंसेस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये है हमारे पास DNA। इस DNA के इस पॉइंट से आगे सिंथेसिस होगी मैसेंजर RNA की, यानी यहाँ से मैसेंजर RNA की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं 0, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है वो 0 नंबर का न्यूक्लियोटाइड है। अब जब हम इससे आगे को मूव करेंगे तो हमारे न्यूक्लियोटाइड नंबर प्लस में चलेंगे, और जब पीछे को मूव करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड नंबर माइनस को मूव करेंगे। इसी तरह इस न्यूक्लियोटाइड को -10 सीक्वेंस कहा जाता है, यानी कि बैकवर्ड मूव करते हुए जहाँ पे -10 आएगा वहाँ पर ये सीक्वेंस मौजूद होगा। और इस न्यूक्लियोटाइड को -35 सीक्वेंस कहा जाता है, यानी कि जब हम बैकवर्ड मूव कर रहे होंगे तो ये वाला सीक्वेंस -35 यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 35 पोजीशंस पीछे मौजूद होगा। ये इनके नंबर्स प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर इनके लिए सीक्वेंस नंबर डिफरेंट है। यूकैरियोट्स के लिए ये वाला सीक्वेंस -25 और सेकेंड वन सीक्वेंस -75 होता है, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर इनकी पोजीशंस डिफरेंट और प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर की पोजीशंस डिफरेंट होती है। अब क्या होगा, ये RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर आकर जुड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एंजाइम होता है और पूरे DNA को कवर कर सकता है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का है इलोगेशन। एक दफ़ा जब RNA पॉलीमरेज DNA के ऊपर अटैच हो चुका होता है तो उसका फैक्टर सिग्मा फैक्टर, जिसने हेल्प किया था RNA पॉलीमरेज को अटैचमेंट ऑन DNA में, वो रिलीज़ हो जाता है। वो रिलीज़ क्यों होता है कि वो अटैचमेंट के लिए होता है। एक दफ़ा जब अटैचमेंट हो चुकी होती है, RNA पॉलीमरेज को DNA के ऊपर स्लाइड करना होता है। इसकी स्लाइडिंग के लिए सिग्मा फैक्टर को निकलना होता है, क्योंकि वो इसकी स्लाइडिंग या इसकी मूवमेंट को रोकता है।
जब एक दफ़ा निकल जाता है आरएनए पॉलीमरेज, अब आप देखो कि जिस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड है उस जगह का डीएनए ओपन हो चुका है, उनकी नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस ओपन स्ट्रक्चर को ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। इन दोनों में से एक स्ट्रैंड जो होगा वो मैसेंजर आरएनए की सेंसिस में यूज़ होगा। तो जो मैसेंजर आरएनए की सेंसिस में यूज़ होता है उसे टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट, इसके अलावा इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। सेकेंड स्ट्रैंड होता है जो कि टेम्पलेट के ऑपोजिट होता है, इसे कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इस ओपन स्ट्रक्चर के बनने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, इस सेगमेंट को रीड करेंगे और 5 to 3 डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स लगाते जाएंगे। लाइक यहाँ पे एडेनिन है तो थायामीन वाला न्यूक्लियोटाइड आकर इस पॉइंट पर बाइंड कर जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडेनिन। उसके बाद के न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, टेम्पलेट में मौजूद सीक्वेंस को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करते जाएंगे। जिस पॉइंट पे थायामीन होगा उसके ऑपोजिट में एडेनिन आ जाएगा। एडेनिन आरएनए की सेंसिस करेगा, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होते जाएंगे और सेंसिस होती जाएगी। अब गवानोसिन के ऑपोजिट आएगा साइटोसिन, फिर थायामीन के ऑपोजिट एडेनिन, एडेनिन के ऑपोजिट अब थायामीन नहीं आएगा, यूरासिल आएगा। इस तरह से साइटोसिन के ऑपोजिट गवानोसिन और गवानोसिन के ऑपोजिट साइटोसिन, इस तरह से ये टेम्पलेट सिंथेसाइज होते रहेंगे। जब ये कुछ हद तक सिंथेसाइज हो जाएगा, जितना सेगमेंट ओपन है या जितना एरिया बबल फॉर्मेशन में है, जब ये एरिया बन जाएगा जहाँ का आरएनए, तो इस एरिया ने या इस आरएनए पॉलीमरेज ने स्लाइड करके आगे जाना है, तो वो यहाँ से आगे चला जाएगा, तो ये सारा सेगमेंट इस पॉलीमरेज से बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, ये सारा सेगमेंट आगे जाएगा और ये सारे सेगमेंट के साथ साथ ये जो मैसेंजर आरएनए होगा ये भी बाहर निकल आएगा आरएनए पॉलीमरेज में से, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिंथेसाइज होता जाएगा, चेन लंबी होती जाएगी, बबल आगे चलता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जब एक दफ़ा कंप्लीट आरएनए बन जाएगा फिर क्या होगा, उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आ जाएगी। जब मैसेंजर आरएनए का कंप्लीट टेम्पलेट सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसके बाद टर्मिनेशन होगी। अब टर्मिनेशन कैसे होगी, डीएनए तो कंटिन्यूस है, उसमें तो कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि अब उसने रुक जाना है, वो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही डिसाइड करेगा। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जब कंटिन्यूली जीसी पेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, पहले बहुत सारे जीसी पेयर्स मौजूद होंगे, उसके साथ ही 80 के बेस पेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसा सीक्वेंस डीएनए पे आ जाएगा तो ऐसे केस में मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रक्चर बना लेता है। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये इसकी 5 डायरेक्शन होती है, ये इसकी 3 डायरेक्शन होती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप को देखते ही आरएनए पॉलीमरेज समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है सिंथेसिस को रोकने का, तो वो सिंथेसिस को फर्दर स्टॉप कर देता है, डिटैच हो जाता है डीएनए से और मैसेंजर आरएनए निकल आता है। अब हमारा मैसेंजर आरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज हो चुका है। जब मैसेंजर आरएनए पूरा सिंथेसाइज हो जाएगा उसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेगा और वहीं पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे जो कि मैसेंजर आरएनए को रीड करके प्रोटीन बना देंगे। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है कि न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बना है, अब इसको ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में जाना है, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियेसिस। इन न्यूक्लियसिस का काम होता है इन न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड करना, तो इन न्यूक्लियसिस से इसकी प्रोटेक्शन बहुत अहम होती है। उसके लिए हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे कि 5 प्राइम एंड पे कैपिंग करेंगे,
कैपिंग के से मुराद क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 7 मिथाइल GTP। ये कंपाउंड 5 प्राइम एंड पे लगा दिया जाता है, इसकी वजह से 5 प्राइम एंड इन न्यूक्लियोजेज से प्रोटेक्ट हो जाता है। और उसके बाद 3 प्राइम एंड के प्रोटेक्शन के लिए पॉली ए टेल ऐड की जाती है। पॉली ए टेल का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ एस ग्रुप्स ऐड कर दिए जाते हैं। अब ये ए ग्रुप जो होते हैं ये खुद को डिग्रेड करवा के मेन चेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन भी होती है कि हमें मालूम है कि डीएनए के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जीन्स मौजूद होते हैं। लाइक इस एरिया में जीन है तो ये बहुत सारा एरिया खाली होता है, और यहाँ पर जीन है और ये वाला बहुत सारा एरिया खाली होता है। तो डीएनए में बहुत सारा जगह खाली और कुछ कुछ जगह पे जीन्स मौजूद होते हैं। तो जब होती है ट्रांसक्रिप्शन तो ये सारे का सारा डीएनए आरएनए बनाने में यूज़ हो जाता है। तो जब ये फंक्शनल और ये नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट्स मिलके आरएनए को बनाते हैं तो आरएनए के अंदर भी कुछ फंक्शनल्स और कुछ नॉन फंक्शनल्स पार्ट्स आ जाते हैं। तो फंक्शनल पार्ट्स जो होते हैं उनको एक्सोन्स कहा जाता है। जो जीन वाला एरिया होता है उसे एक्सोन या फिर फंक्शनल पार्ट कहा जाता है, और जो जीन के बगैर वाला एरिया होता है उसको इंट्रॉन कहा जाता है। अगर ये इंट्रॉन्स भी कॉपी हो जाए साथ ही प्रोटीन में तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इन इंट्रॉन्स को निकाला जाए और सिर्फ एक्सोन्स को छोड़ा जाए। ऐसे केस में हम एंजाइम यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं स्प्लाइसोम, यानी कि हम स्प्लाइसोम यूज़ करेंगे, इस mRNA की स्प्लाइसिंग करेंगे और इंट्रॉन्स को काट कर अलग कर देंगे और सारे एक्सोन्स जुड़ जाएंगे। तो नॉर्मल लेंथ से थोड़ी छोटी लेंथ में हमारे पास फंक्शनल मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में कोई लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।